Hello kids, welcome back to your biology class. In last classes till now we have studied about the different kind of nutrition. We have studied about nutrition in plants. We have discussed the process in detail and the reactions involved. Now when we know all about plants and the autotrophic nutrition is almost over, so we now need to process over the humans which undergo the heterotrophic kind of nutrition. हेटरोट्रॉफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन वो लेते हैं, इसका मतलब ये कि वो किसी और पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, लेकिन फूड के डाइजेशन के लिए वो किसी पे नहीं डिपेंड करते हैं. फूड का डाइजेशन तो उनकी खुद की बॉडी करती है. तो जो सिस्टम हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन करता है दैट इज़ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. So the human digestive system is composed of many parts which basically are articulated and collected in one particular term, that is the alimentary canal. एलिमेंट्री कनाल को हम डाइजेस्टिव ट्रैक भी कहते हैं और हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम इस एक ट्रैक में आता है. इसका मतलब ये नहीं कि एक सिंपल सा ट्रैक है. दिस ट्रैक कंटेन्स 7 पार्ट्स. हमें पता है सबको कि डाइजेशन का प्रोसेस हमारे केस में सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होता है. हम जब खाना शुरू करते हैं तो सबसे पहला फूड का बाइट ऑब्वियसली हम अपने बकल कैविटी यानी कि मुंह में रखते हैं. सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल और द बकल डाइजेस्टिव ट्रैक इज बकल कैविटी. अब बकल कैविटी से खाना ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाता है? इसोफेगस. इसोफेगस से वेयर डज इट गो आफ्टर द इसोफेगस? स्टमक. स्टमक के सेवरल सेक्शंस होते हैं जहाँ से वो पास होता है. स्टमक में जाने के बाद इट इज़ पास ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये इंटेस्टाइन कहने को तो स्मॉल है बट इट इज़ मच 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 मोर ग्रेट लार्जर दैन द लार्ज इंटेस्टाइन. एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज़ मच स्मॉलर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर आप सोचेंगे कि नाम क्यों ऐसे दिया, नाम भी उल्टा देना चाहिए था. आई विल टेल यू क्यों. खैर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के बाद खाना कहाँ जाता है? खाना क्या, अब तो ये वेस्ट हो चुका है. सो इट इज स्टोर्ड इन द रेक्टम अंटिल वी हैव अ अर्ज ऑफ रिमूवल. और लास्ट में एक पोर जिसको हम एनल पोर कहते हैं उसके थ्रू वेस्ट डिस्चार्ज कर दिया जाता है. सो ये पूरा का पूरा जो सेक्शन आपने देखा, this is the part which makes our alimentary canal and contains of 7 parts in all. ये 7 पार्ट मिलकर पूरा का पूरा डाइजेशन का ट्रैक करते हैं. नाउ ऑब्वियसली अगर ये 7 पार्ट इन्वॉल्व हैं तो हमने पहले भी न्यूट्रिशन में पढ़ा है कि अगर किसी चीज़ को एसेंशियल बोला गया और पार्ट बनाया गया तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई प्रोमिनेंट रोल हर एक प्रोसेस में होगा. सो ऑब्वियसली द फर्स्ट पार्ट दैट विल बी स्टडिंग इज बकल कैविटी. तो लेट्स सी कि बकल कैविटी क्या है. सो बकल cavity is basically the part of mechanical digestion. एलिमेंट्री कनाल का पहला पार्ट है और फूड का मैकेनिकल डाइजेशन करता है. इसका मेन फंक्शन ही है ये. द मेन फंक्शन ऑफ द बकल कैविटी इज टू परफॉर्म द मैकेनिकल डाइजेशन. अब नाउ यू विल आस्क कि व्हाट इज द मैकेनिकल डाइजेशन. केमिकल मीन्स जिसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व हो. मैकेनिकल मीन्स जिसमें एनर्जी इन्वॉल्व हो. दैट मीन्स एनर्जी अलॉन्ग विद द ब्रेकिंग डाउन. सो बेसिकली फूड को च्यू करना और उसको बोलस में कन्वर्ट करना. बोलस यानी कि हम लोग हिंदी में कहते हैं ना एक और दो और, तो उसी एक बाइट को बोलस कहते हैं बायोलॉजिकल टर्म में. सो मैकेनिकल डाइजेशन किस तरीके से जो कॉम्प्लेक्स फूड हमने खाया उसको च्यू करके एक बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन? बकल कैविटी. और इसी डाइजेशन को हम मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं. सो दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन बकल कैविटी बेसिकली. पर ये होता कैसे है? इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. तो सबसे पहला पार्ट हो गया बकल कैविटी का चीक और लिप्स. क्या काम होता है चीक और लिप्स का? इनका कोई मेजर फंक्शन नहीं है, लेकिन ये जो बकल कैविटी जिसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं इसकी वॉल्स बनाने का काम कर रहे हैं. वॉल्स यानी कि आउटर मोस्ट बाउंड्री. अगर ये बाउंड्रीज नहीं होती, ये जो भी हमारा फेस है सपोज ये, तो ये जो रीजन है ये आउटर बाउंड्री ही तो है बकल कैविटी का. तो उस चीक और लिप्स को की आउटर मोस्ट बाउंड्री या वॉल्स बनाकर ताकि सारा का सारा चीज़ जो है वो इस पर्टिकुलर एरिया में रहे, इस पर्टिकुलर रेंज में रहे फूड, दैट इज़ डन बाय द चीक एंड लिप्स. द नेक्स्ट इज टंग. टंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमें पता ही है. इट हैज़ व्हाट? टेस्ट बड्स. एक थिक मस्कुलर, दिस इज़ बेसिकली अ मस्कुलर ऑर्गन जिसके ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं. टेस्ट बड्स का काम क्या होता है? हमारे फूड के टेस्ट को
पता कराना कि किस तरीके का टेस्ट है, सो हमें हेल्प करता है फूड टेस्ट करने के लिए। साथ ही साथ जो सलाइवा हमारे माउथ में रिलीज़ हो रहा है, उस सलाइवा को फूड के साथ मिक्स होने में हेल्प करता है। सो हेल्प्स द सलाइवा टू मिक्स विद द फूड। तो ये हो गया दूसरा पार्ट बकल कैविटी का, दैट इज टंग। द थर्ड पार्ट इज पैलेट। पैलेट्स क्या होते हैं? जो रूफ, आपने कभी अपना ऐसे बकल कैविटी देखा हो अगर, तो टीथ के ऊपर वाले रीजन में आप देखेंगे तो इधर एक ऊपर रूफ प्लेन सा एक लेयर दिखता है, बोनी लेयर, और सिमिलरली टंग के नीचे यहाँ पर दिखता है। उन रीजन्स को हम पैलेट कहते हैं। तो इनका काम क्या है? ये बेसिकली क्या कर रही है? माउथ का रूफ बना रही है ना, तो ये पाथ बनाती है एक, और पूरे के पूरे कैविटी को एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर देती हैं। तो ये हो गए पैलेट्स। ये किस तरीके दो होते हैं? मैंडिबल और मैक्सिबल। और चौथा पार्ट क्या हो गया? टीथ। जो बेसिकली ये फिजिकल यानी कि ब्रेकडाउन का प्रोसेस हो रहा है, मैकेनिकल प्रोसेस, ये किसकी वजह से हो रहा है? इन्हीं टीथ्स की वजह से, जो कहाँ जॉज के ऊपर अलाइंड हैं दो सेट्स में, अपर एंड लोअर। कान दोनों जॉज पे टीथ होते हैं जिनका काम क्या होता है? फूड को मैस्टिकेट करना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर कर ब्रेक डाउन करना, ये काम होता है टीथ का। तो बेसिकली जो पूरा का पूरा बकल कैविटी हमने देखा, ये कहाँ किन किन पार्ट्स से मिलके बन रहा है? चीक एंड लिप्स, टंग, पैलेट, टीथ जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहे हैं टंग एंड टीथ। ये मैस्टिकेट कर रहे हैं, ये टेस्ट के साथ साथ फूड को सलाइवा में मिक्स होने में हेल्प कर रहे हैं। तो अभी एक टर्म आया सलाइवा, तो ये भी अगर सलाइवा बन रहा है तो कहीं ना कहीं से प्रोड्यूस होता होगा। तो इस बकल कैविटी का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या हो गया? सलाइवरी ग्लैंड्स। ये वो ग्लैंड्स हैं जो कि हमारे बॉडी में सलाइवा को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। सलाइवा समझ रहे हैं ना आप? हमारे मुंह में जो लिक्विड होता है जिसे हम थूक कहते हैं हिंदी में, दैट इज सलाइवा। तो सलाइवरी ग्लैंड्स डज द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग सलाइवा इन आवर माउथ्स। सो ये जो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट कर रहा है, दिस सलाइवा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लिक्विड विच प्लेज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन इन अ डाइजेशन। कैसे? पहले इन ग्लैंड्स के बारे में जानते हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं ये टोटल हमारे बॉडी में 3 होते हैं, 3 पेयर होते हैं, यानी कि 6 इन पीसेस। सिचुएशन लोकेशन के ऊपर डिपेंड करते हुए दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, जो कहाँ सिचुएटेड होता है? हमारे कान वाले रीजन के ठीक नीचे। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर, जो कि कहाँ सिचुएटेड होता है? चीक के एंड पर। एंड द थर्ड वन इज सबलिंगुअल। लिंगुअल एज क्लियर फ्रॉम द नेम, कहाँ सिचुएटेड होगा? अंडर द टंग। सो ये हो गई कि कहाँ कहाँ सलाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड हैं और किस किस पर्पज से रिलीज़ करते हैं। अब ये जो सारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं ये रेगुलर इंटरवल में थोड़े थोड़े अमाउंट में हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट करते रहते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फूड चूइंग, जिस वक्त हम खाना खा रहे होते हैं उस वक्त सलाइवा का जो रिलीज अमाउंट होता है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होता है बाकी टाइम से। खैर, जो सलाइवरी सिक्रीशंस हैं दैट इज सलाइवा, ये कैसे कैसे बनता है? द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस आर वाटर, सॉल्ट, म्यूकस समझते ही होंगे आप, पहले भी मैंने बताया, वो स्लाइमी सब्सटेंस जो किसी भी बॉडी लिक्विड को स्टिकी बनाता है, दैट इज द म्यूकस। एंजाइम, दिस एंजाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सलिवरी अमाइलेज, जिसको हम ट्यालिन भी कहते हैं। एंड लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम और एंजाइम मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं सलाइवा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। वाटर सॉल्ट म्यूकस तो बेसिक कॉम्पोजिशन हो गया। अब ये जो एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम ट्यालिन भी कहते हैं, ये करता क्या है? हमारे डाइजेशन का जो पहला केमिकल प्रोसेस है, यानी कि ब्रेक डाउन जो एक्चुअल टर्म्स में होना है रिएक्शंस के थ्रू, वो भी कुछ हद तक इस एंजाइम के थ्रू शुरू हो जाता है। कैसे?
मैंने आपको पहले बताया था ग्लूकोज वाला एग्जाम्पल, जीभ पे रखते ही ग्लूकोज डिसअपेयर हो जाता है या इट डिजॉल्व्स इनसाइड द माउथ। क्यों? क्योंकि वो एक सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर था, यानी कि कार्बोहाइड्रेट था। तो कार्बोहाइड्रेट्स का पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल यानी कि पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं करेंगे लेकिन इनको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट कर देंगे। पार्शियल डाइजेशन करने का काम कौन करता है? मुंह में ही सलाइवरी एमाइलेज। तो ये एंजाइम एक बहुत ही एक या द मेन रीज़न हो गया किसी भी कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन का, जो कि कहाँ हो जाता है? हमारे बकल कैविटी में ही हो जाता है। खैर, तो दिस इज़ वन थिंग। लाइसोजाइम भी मैंने आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट डज दिस लाइसोजाइम डू? हमारे मुंह में, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मेजर ओपनिंग्स जो हमें एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट में लाती है, तो बहुत सारे अनवांटेड जर्म्स, बहुत सारे अनवांटेड बैक्टीरिया हमारे माउथ को एंटर करते रहते हैं बिना हमें पता चले, बिकॉज वी डोंट नो कि व्हाट इज़ एंटरिंग आवर माउथ। अभी भी मैं बोल रही हूँ कुछ, तो आई डोंट नो कि मेरे अगल बगल कौन से जर्म्स हैं, कौन से बैक्टीरिया दे माइट बी एंटरिंग। तो ये ऑब्वियसली हार्मफुल हो सकता है, अगर जर्म है तो हार्मफुल होंगे ही होंगे। सो इन्हें किल करने का काम कौन कर रहा है? लाइसोजाइम। सो ये मेन फंक्शन हो गया सलाइवरी एमाइलेज या फिर टैलिन का, और ये मेन फंक्शन हो गया लाइसोजाइम का। तो ओवरऑल ये सलाइवरी सिक्रीशंस का कॉम्पोजिशन हुआ। तो अलग अलग मेन फंक्शंस तो ये हो गए। ओवरऑल क्या क्या फंक्शंस करता है सलाइवा अगर हम काउंट करें, तो सबसे पहला मेजर फंक्शन हो जाता है इसका फंक्शंस में फूड को मॉइस्टन करना यानी कि फूड पार्टिकल्स जिस भी तरीके के हम खा रहे हैं उनको सॉफ्ट करना, ताकि जब भी हम उन्हें सोलो करें यानी कि घोटें, तो वो हमारे किसी भी मस्कुलर ऑर्गन को अपने हार्डनेस या रिजिडिटी की वजह से डैमेज ना करें। सो बेसिकली सॉफ्टनिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स किसकी वजह से हो रहा है? सलाइवा की वजह से। दूसरा, लाइसोजाइम के प्रेजेंस की वजह से जो सलाइवा में मौजूद होता है वो हमारे माउथ और टीथ को क्लीन रखता है, मेजरली बिकॉज ऑफ व्हाट? लाइसोजाइम। तीसरा फंक्शन क्या हो गया? मैंने आपको बताया वही सलाइवरी एमाइलेज वाला, पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और चौथा फंक्शन हो गया टेस्ट ऑफ फूड टंग के साथ। सो दीज आर द मेजर फंक्शंस ऑफ सलाइवा, एंड बाय नाउ वी नो व्हाट बेसिकली द सलाइवरी ग्लैंड बकल कैविटी इज। क्या क्या मेन पार्ट्स हैं उसके, क्या क्या मेन फंक्शन होता है बकल कैविटी में। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज डन बाय नाउ। एक चीज़ आपको और जाननी है, दिस इज एडिशनल एंड इम्पॉर्टेंट, दैट इज द टीथ एंड इट्स टाइप्स। बचपन में भी पढ़ा है आपने बहुत बार, कितने तरीके के टीथ होते हैं हमारे माउथ में? देयर आर 4 टाइप्स: इंसीजर्स, canines, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। पता है ये सारे नाम सुने हैं आपने पहले या इससे भी अनजान हैं? इंसीजर्स, आगे के जो 4 मेजर टीथ हमें दिखते हैं वो होते हैं इंसीजर्स। तो इनका काम क्या हो जाएगा? फूड को बाइट करना। सो बाइटिंग एंड कटिंग ऑफ फूड। कनाइन्स, वो शार्प टीथ जो इन सीजर्स के अगल बगल होते हैं उनको कनाइन कहते हैं। सो दीज टीथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर, जितने लोग नॉनवेज खाते हैं वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, टीयरिंग द फूड। जो फूड बहुत ज़्यादा स्ट्रेची या कुछ ऐसे खींचने पर टीयर हो या उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बाइटिंग करनी पड़े, वो काम करने का काम करते हैं कनाइन्स। Premolars and molars together perform for the same function, that is grinding and chewing the food. बेसिक से जब तक आप एडल्ट नहीं होते हैं आपके पास सिर्फ प्री मोलर्स होते हैं। ग्रेजुअली एज यू ग्रो ऑन मोलर्स डेवलप कर जाते हैं और तब जाकर हमारा काउंट 32 होता है टीथ का एक एडल्ट में। सो ये मेजर फंक्शंस हो गए। काउंट क्या होता है? हम जब ओरल फार्मूला की, डेंटल फार्मूला की बात करते हैं तो पूरे के पूरे बकल कैविटी जो कि इस तरीके से है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक लेयर टीथ की यहाँ होती है, एक लेयर टीथ की यहाँ होती है। जो डेंटल फार्मूला बनता है वो इतने का बनता है, यानी कि 1/4 ऑफ द माउथ के रीजन में आने वाले जो टीथ का कॉम्पोनेंट्स है उतने ही टीथ को काउंट करते हुए वी मेक द डेंटल फार्मूला। सो इस हिसाब से इफ़ वी सी, तो हमारे बकल कैविटी में आगे में 2 इंसीजर्स आएंगे, एक कनाइन आएगा, प्रीमोलर्स 2 आएंगे, और आगे जाके जब आप ग्रो कर जाएंगे, एडल्ट होंगे पूरे तरीके से,
तो 3 मोलर्स आते हैं। तो ये हो गया आपका डेंटल फॉर्मूला विच इज़ रिटन लाइक दिस. This is the dental formula of one side of the mouth. When multiplied by 2, this sums up to 32. 2 plus 1, 3. 3 plus 2, 5. 5 plus 3, 8. 8 into 2, 16. 16 into 2, 32. Total teeth कितने हो गए? 32 teeth in the case of adults. आप अपना काउंट करेंगे तो 28 ही आएगा शायद. क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताना कि ये जो मोलर्स होते हैं ये जब आप मेंटल मेच्योरिटी अचीव कर लेते हैं तब ग्रो होना शुरू होते हैं. दैट इज़ वाई अभी अगर आप काउंट करेंगे अपना टीथ, सो यू माइट डिस्कवर दैट देयर ओनली 28 टीथ. तो ये मत कहना कि गलत बता दिया या समथिंग लाइक दैट. वी आर टॉकिंग अबाउट एडल्ट्स हेयर. कहते हैं ना कि मारेंगे 32 चढ़ जाएगी. सो दिस 32 कम्स फ्रॉम दिस 32 दांत ओनली. एंड व्हाट इन द, ये तो हो गए वो, हम ये भी जानते हैं कि जो टीथ हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं ये 2 सेट्स में आते हैं. ये तो हम उस सेट की बात कर रहे हैं जो कि परमानेंट सेट है. मतलब ये एक बार अगर टूटा तो मतलब भगवान भरोसे. एक सेट ऑफ टीथ हमें तब मिलता है व्हेन वी आर वेरी यंग, मतलब जब हम बच्चे होते हैं. वी आर अ किड लाइक अप टू द एज ऑफ लाइक 2 to 6. उसको कहते हैं मिल्क टीथ, जो कि हमारे मुंह का टेम्प्रेरी सेट होता है. यानी कि वो सारे के सारे टीथ एक बार फॉल होते ही होते हैं एंड दे आर देन रिप्लेस्ड बाय दी परमानेंट टीथ. तो ये जो टेम्प्रेरी टीथ का स्ट्रक्चर होता है दे आर 20 इन नंबर. द टोटल ऑफ 20 टीथ मेक द मिल्क टीथ सेट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट बकल कैविटी बाय नाउ. हम सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं अभी तक. और इस पहले हमने देखा कि बकल कैविटी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या क्या हैं विच वॉज डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट पार्ट्स, जो चीक, लिप्स, टंग, पैलेट, टीथ, सलाइवरी ग्लैंड्स. टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स हमें डिटेल में स्टडी करना था. सो वी आर डन विद दिस. सो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बकल कैविटी, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कनाल, दैट इज फेरिंग्स. तो फेरिंग्स क्या है? दिस इज जस्ट अ कॉमन पैसेज जहाँ से हमारा नेसल कैविटी यानी कि नोज़ के अंदर बनने वाला कैविटी और बकल कैविटी एक दूसरे को क्रॉस करें. एक कॉमन पैसेज है दोनों ही कैविटीज़. यानी कि हम बचपन में से कहते हैं ना कि नाक और मुंह अंदर से नाक, कान और मुंह अंदर से जुड़े होते हैं. सो बेसिकली फेरिंग्स इज़ द एरिया वेयर नेजल कैविटी एंड बकल कैविटी मीट्स. ये वो कॉमन पैसेज है जो कि बकल कैविटी को कनेक्ट करता है किससे? ईसोफेगस से. इसी कॉमन पैसेज में लैरिंग्स भी मौजूद होता है. लैरिंग्स क्या है? पढ़ा है आपने अपने लोअर क्लासेस में फिजिक्स में. वॉइस बॉक्स को लैरिंग्स कहते हैं. दिस हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वॉइस. मैं बोल रही हूँ अभी तो मेरे वॉइस बॉक्स में कुछ वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं जिसकी वजह से एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी की वॉइस क्रिएट हो रही है. दैट इज़ द लैरिंग्स. तो ये कनेक्ट किसको कर रहा है? बकल कैविटी को ईसोफेगस से. ईसोफेगस में क्या होता है? लेट्स सी. ईसोफेगस इज़ द मेन सेकेंड पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल जो हमने पढ़ा था. ये बेसिकली एक मस्क्यूलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी जो लेंथ होती है करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है. 25 सेंटीमीटर इन लेंथ विच देन कनेक्ट्स टू फर्दर, आगे जाके ये स्टमक में कनेक्ट हो जाती है. खैर अभी हमें इसको देखना है कि ईसोफेगस क्या है. सो बेसिकली इसका काम क्या है? जो ईसोफेगस है ये एक स्पेसिफिक तरीके का मूवमेंट करके, जिसको हम पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट करके फूड को ईसोफेगस से स्टमक में पास करने का काम करती है. पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर आपको समझना हो तो आप कैसे समझेंगे? सपोज आपके पास एक छोटी सी बॉल है और एक रबड़ का ट्यूब है लंबा सा. इस बॉल को अगर आपको इस ट्यूब के थ्रू पास करना है तो आप क्या करेंगे? इस बॉल को इसके ओपनिंग पे प्लेस करेंगे. इस तरीके से कुछ हो जाएगा कि सपोज़ ये ट्यूब है और यहाँ पे बॉल है. अब हमें इसे पास करना शुरू करना है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ और यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ताकि ये नीचे की तरफ पुश हो. और फिर फाइनली क्या होगा? ऊपर की पाइप थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और बॉल नीचे मूव कर जाएगी. बॉल आ जाएगी यहाँ. हमें इसे और नीचे मूव करना है तो अब क्या होगा? जो कॉन्ट्रैक्टेड एरिया है हम उसको और अंदर की तरफ पुश करेंगे. पुश करेंगे तो फर्दर क्या हो जाएगा? ये बॉल और नीचे आ जाएगी. फिर हम क्या करेंगे? यहाँ और यहाँ एक पुश, मतलब हम ये काम नहीं करेंगे. हमारा ईसोफेगस एक तरीके का मूवमेंट करता है, उसमें ऑटोमेटिकली ये प्रेशर क्रिएट होता है. उसके बाद क्या होगा? ऐसा होते होते फाइनली एक स्टेज आएगा जब ये जो बॉल है ये बिल्कुल ट्यूब के
दूसरे एंड पे आ जाएगी और एक सिंगल पुश और पुल से ये बाहर हो जाएगी। तो एग्जैक्टली इसी तरीके से ईसोफेगस में जो मूवमेंट होता है इसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करते हैं, और इसी मूवमेंट को करके फूड बोलस यानी कि जो खाने की गासियाँ हमारे ईसोफेगस में ट्रांसफ़र हुई है सॉलो करने के बाद, वो ग्रेजुअली इस मूवमेंट को फॉलो करके कहाँ ट्रांसफ़र कर दी जाती है, स्टमक में, विच फॉर्म्स द थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर एलिमेंट्री कनाल। अब ये जो स्टमक में हमारे, तो बेसिक फंक्शन क्या हो गया ईसोफेगस का, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके हमारे बकल कैविटी को स्टमक से कनेक्ट करना और एक पैसेज बनाना फूड के लिए। नाउ अगर ये पैसेज बना रहा है तो ऑब्वियसली एक किसी को एक ऐसी वॉल्व कह सकते हैं आप की ज़रूरत होगी कि जो भी फूड ईसोफेगस से पास आ जाए, पास हो जाए स्टमक में, वो वापस से स्टमक के अंदर ना आए। ऑब्वियस ही बात है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जहाँ पे ईसोफेगस ख़त्म होता है और स्टमक शुरू होता है, वहाँ पे एक वॉल्व या स्फिंक्टर मौजूद होता है। स्फिंक्टर यानी कि पैर में छोटे छोटे वॉल्स, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जिनको हम स्फिंक्टर कहते हैं। इस स्फिंक्टर का नाम होता है ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ये ईसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करता है, ये मेक श्योर करता है कि जो खाना एक बार स्टमक में पास हो चुका है, वो जैसे ही पास होगा ये क्लोज हो जाएगा। सपोज ये इस तरीके से है तो ये क्लोज हो जाएगा। अब जो भी खाना फूड स्टमक में आया वो यही रहेगा, इट विल नॉट पास बैक। तो ये इंश्योर करने के लिए एक स्फिंक्टर मौजूद है जिसको हम कहते हैं esophageal sphincter. So this is all about esophagus. Now we have to study the third most important part of the alimentary canal, that is so ये जो stomach है इसका क्या रोल हो सकता है। अगर मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि एलिमेंट्री कनाल में आने वाला हर एक पार्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सो दैट डेफिनेटली मीन्स कि ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इससे पहले इसका स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लेते हैं। सो ईसोफेगस जहाँ से ओपन होता है, एक जे शेप बैग, जहाँ पे ईसोफेगस ख़त्म होगा वहाँ पे एक जे शेप का बैग शुरू होता है जो कि बेसिकली हमारा स्टमक कॉन्स्टिट्यूट करता है। दिस इज़ द स्टमक, दिस इज़ अ जे शेप बैग, मस्क्यूलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, जो कि डायफ्राम्स, हमारे डायफ्राम्स याद है आपको, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने पढ़ा है पहले, लंग्स के ठीक नीचे, डायफ्राम्स के ठीक नीचे और अब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड पर सिचुएटेड होता है। ईसोफेगस जैसे ही फूड पास करता है वो रिलीज होता है स्टमक में, और स्टमक आगे इसको, ये जो आपको दिख रहा है, दिस देन कनेक्ट्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक आगे उसको पास कर देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जैसे यहाँ पे एक स्फिंक्टर मौजूद था खाने को स्टमक से वापस ईसोफेगस में जाने के लिए, उसी तरीके से एक स्फिंक्टर यहाँ पे मौजूद होता है कि जो भी फूड है वो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो वो वापस स्टमक में ना आए। और इस वक्त जो स्फिंक्टर यहाँ पे मौजूद होता है उस स्फिंक्टर का नाम होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। व्हाट इज दिस स्फिंक्टर डूइंग? ये पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में पास हुए फूड को स्टमक में पास होने से रोकेगा। सो स्टमक की जो दोनों एंड्स हैं वो किससे गार्ड हो रहे हैं, एक तरफ गार्ड हो रहे हैं ईसोफेजियल स्फिंक्टर से और दूसरी तरफ गार्ड हो रहे हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर से। खैर, तो होता क्या है, अब तो ये हो गया स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, as soon as the food come, it mixes with the digestive juices, या फिर जिसको हम गैस्ट्रिक जूसेस भी कह सकते हैं। क्या होती हैं गैस्ट्रिक जूसेस, कौन कौन से सिक्रीशंस इन्वॉल्व होते हैं, लेट्स सी। सबसे पहला सिक्रीशन म्यूकस, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि म्यूकस क्या होता है। सो अंदर एक म्यूकस सेल्स होती हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करने का काम करती हैं। म्यूकस है क्या, एक स्लाइमी सब्सटेंस जो स्टिकी अपीयरेंस दे किसी चीज़ को। तो यहाँ पे क्या काम होता है, अभी अब हम आगे देखेंगे कि स्टमक में एक कंसनट्रेटेड एसिड रिलीज होता है। तो कंसनट्रेटेड एसिड ऐसी चीज़ें हैं जो किसी मेटल प्लेट पे अगर गिर जाए तो उसको तहस नहस कर सकते हैं। तो स्टमक तो एक मसल, एक बहुत ही सॉफ्ट मस्कुलर सा बैग है, सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए। तो ये जो म्यूकस सेल्स हैं वो एक लिक्विड, स्लाइमी सी लिक्विड प्रोड्यूस करती है म्यूकस, जो गट के पूरे वॉल को किसी भी तरीके के एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रिवेंट करता है और उस एसिड के इफेक्ट को फूड तक रोकता है, ना कि वॉल्स पर आने देता है। तो पहली चीज़ हो गई म्यूकस सेल। दूसरी चीज़ जो रिलीज होती है दैट इज़ दी, अभी इससे रिलेटेड था हमने देखा, दैट इज कंसनट्रेटेड HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये रिलीज, जैसे ये म्यूकस सेल्स रिलीज कर रहे थे वैसे ये कंसनट्रेटेड एसिड रिलीज होती हैं पेराइटल सेल्स से। जो सेल्स इनको रिलीज करती हैं उनका नाम है पेराइटल सेल्स। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंट की वजह से जो पूरा का पूरा गैस्ट्रिक जूस होता है इसका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक।
कंसनट्रेटेड है, यानी कि पीएच क्या होगा, इट विल, एंड इट इज़ हाईली कंसनट्रेटेड, नॉट लिटिल कंसनट्रेटेड, सो द पीएच वुड लाई बिटवीन 0.1 to 4.5 डिपेंडिंग ऑन द एसिडिटी, इस बीच के रेंज को लाई करेगा। ऐसे तो एसिड्स अगर पीएच स्केल पे आप देखें तो 0 से 7 के बीच में लाई, 0 से 6.9 के बीच में लाई करते हैं। यहाँ पे हम HCl की पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, दैट इज़ वाई। तो ये जो कंसनट्रेटेड पीएच है, HCl है, ये पूरे के पूरे गैस्ट्रिक जूस को एसिडिक बना देता है। एंड द थर्ड थिंग दैट इज़ रिलीज्ड इज पेप्सिन, जिसको रिलीज करने का काम करती हैं चीफ सेल्स, और इनका फंक्शन क्या होता है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। तो अभी तक हमने देखा था कि केमिकल डाइजेशन एक ही जगह हुआ है, दैट वाज कार्बोहाइड्रेट्स। तो पेप्सिन का काम होता है प्रोटीन के डाइजेशंस को शुरू करना। सो दिस बेसिकली डाइजेस्ट द proteins. So the function of pepsin will be digestion of proteins which is done in the stomach. तो एक चीज़ बहुत क्लियरली आप हमें क्या पता चल रही है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो कि बकल कैविटी में शुरू हुआ था, वही चीज़ पेप्सिन का प्रोटीन का इनिशिएशन कहाँ हो रहा है, हमारे स्टमक में। सो दिस इज द पेप्सिन इज सीक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स। और ये पेप्सिन पहले एक्चुअली क्या होता है, देयर इज अ फैक्ट अबाउट दिस अगेन, पेप्सिनोजन के फॉर्म में मौजूद होता है हमारे स्टमक में, पेप्सिनोजन। ये इसी पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म है। इसको कन्वर्ट करना, हमें एक्शन करवाने के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हमें इसे कन्वर्ट करना होता है किसमें, पेप्सिन में। और ये कन्वर्ट होता कैसे है, जैसे ही ये कंसनट्रेटेड HCl के कांटेक्ट में आता है, ऑटोमेटिकली ये इनएक्टिव पेप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव पेप्सिन में, और काम क्या करता है, प्रोटीन्स का डाइजेशन। सो That's all for today's lecture. Hope you understood everything. So thank you and take care.